Hello friends. So finally you are preparing for your November examination and I will not take much of your time. सिर्फ मुझे अपडेट करने हैं आपको with the latest RTP and the latest case laws. So मुझे कई मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के कि जो केस लॉज हैं इंस्टीट्यूट के वो बड़े वॉल्यूमिनस है, 2.5 पेज का 2 पेज का केस लॉ है and it's difficult to study. So what I have done is I have edited the case laws thoroughly और ये पूरी फाइल आपकी 22 पेजेस की मैं अपलोड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा। इसमें सारे जुडिशियल अपडेट्स भी हैं, सारी आरटीपी की अमेंडमेंट्स भी हैं। सो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट योर मॉड्यूल्स एंड दिस लेक्चर। एक लेक्चर मैंने और लोड किया था पहले यूट्यूब पर अबाउट दैट कंसेप्ट्स ऑफ आईसीआई, वो कर लीजिएगा। जो केस लॉज में आज नहीं करा रहा उस लेक्चर में दिए हुए हैं। सो जो लेटेस्ट अपडेट्स आए इंस्टीट्यूट के जुडिशियल अपडेट्स, दैट इज देयर इन द प्रीवियस लेक्चर एंड दिस लेक्चर। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला केस लॉ है शिशाई स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड। इन दिस केस व्हाट हैपेंड वाज असेसी ने अपना प्लॉट बिल्डर को दिया, बिल्डर उसमें फ्लैट्स बनाएगा और फ्लैट्स बेचेगा असेसी के बिहाफ पर। लेकिन बिल्डर और असेसी में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए। फाइनली बिल्डर और असेसी में कंप्रोमाइज एग्रीमेंट हुआ और जो सेल कंसिडरेशन थी 50 लाख से रिड्यूस कर दी गई। बिल्डर ने असेसी को 5 पोस्ट डेटेड चेक्स दिए और एग्रीमेंट हुआ कि लास्ट चेक प्रेजेंट होगा, असेसी प्रेजेंट करेगा व्हेन असेसी इश्यूज अ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मींस कि असेसी बिल्डर को परमिशन दे देगा कि अब आप फ्लैट्स बेच सकते हैं। अब इशू यह है कि क्या यह ट्रांसफर माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर की डेफिनेशन बहुत वाइड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन इफेक्ट तो पोजेशन देने पर ट्रांसफर हो जाता है, बट यहां पर डिस्प्यूट हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ट्रांसफर तब मानेंगे जिस दिन लास्ट चेक असेसी को रिसीव हुआ और उसने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशू कर दिया। सो बिकॉज यहां ट्रांसफर में डिस्प्यूट था, असेसी बिल्डर में डिस्प्यूट हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में ट्रांसफर तब माना जाएगा जब असेसी को लास्ट चेक मिलता है बिल्डर से और बिल्डर को वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दे देता है कि अब आप फ्लैट्स बेच सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन्स लायबिलिटी will be there in the year in which the assessee gets the last check and gives a discharge certificate to the builder. Second case law अच्छा केस लॉ है। It can appear in the examination. ATIA होता है जहां आप रोड्स बनाते हैं, टोल रोड, उसको बिल्ड करते हैं, ऑपरेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो आपको 10 इयर्स के लिए 100% डिडक्शन मिलती है। यहां कंडीशंस होती हैं कि जो असेसी है इट शुड बी अ कंपनी, जिसे रोड्स बनाए हैं इट शुड बी अ कंपनी, उसने स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ एग्रीमेंट किया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, फॉर ऑपरेशन मेंटेनेंस देयर ऑफ, तो आपको डिडक्शन मिल जाती है। इस केस के फैक्ट्स ये थे कि एक पार्टनरशिप फर्म है। सो पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट हुआ राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जहां पार्टनरशिप फर्म को दिया गया काम, वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड कलेक्शन ऑफ टोल टैक्स। सो एक बात तो तय है कि पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन नहीं मिलेगी एटीआईए में, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए डिडक्शन मिलती है कंपनी को। बट इस केस में क्या हुआ देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वाज कंप्लीटेड बाय द सेड फर्म ऑन 27 मार्च 2010 और इसका इनॉग्रेशन भी हो गया 1 अप्रैल 2010 को। अब देखिए इसके फैक्ट्स क्या थे
कि असेसी फर्म जो है वो कंपनी में कन्वर्ट हो गई। फर्म वॉज टेकन ओवर बाय द कंपनी, सारे पार्टनर शेयर होल्डर बन गए, सारा बिजनेस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया। इस कन्वर्जन पर इंटीमेशन दी गई राजस्थान गवर्नमेंट को, जिसने फर्म का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके फ्रेश कोड इशू कर दिया असेसी कंपनी को। यानी जो एग्रीमेंट था विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द फर्म, दैट वाज नाउ विद द कंपनी। अब कंपनी ने असेसमेंट या 1213 से डिडक्शन क्लेम करनी शुरू कर दी एटीआईए में। हमारे एओ साहब कहते हैं कि जो रोड्स हैं वो तो फर्म ने बनाए थे, तो हाउ कैन द डिडक्शन बी क्लेम बाय द कंपनी? So the issue under consideration is that if the relevant criteria laid down in 80 IA4 are fulfilled by a company which has succeeded a firm upon its conversion into a private company, whether company can claim deduction or not. Important judgment है, एग्जाम में आ सकता है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी was that all properties of the firm in law vested with the company and the firm ceases to exist, and the firm assumed the status of the company after registration as a company. As a priori, it followed that business was carried on by the enterprise owned by the company registered in India, which is a precondition for Section 80 IA. As construction of roads was completed on 27th March 2010, same was inaugurated, it can be inferred that Assesi is an enterprise. Assesi means the company, जो company बनी है, which has taken over the business of the firm. Supreme Court ने कहा ये हम मानेंगे, it is the company which is the enterprise carrying on the business of developing, operating, maintaining any infrastructure facility, which in this case is the toll road. Further, Supreme Court ने कहा एक बात और देखिए, state government has granted sanction to the company and the original agreement entered into by the state government with the firm automatically stood converted in favor of the Assesi company, which came into existence on 28th March 2010. Supreme Court therefore held that Assesi company is eligible for deduction under ATIA, being an enterprise carrying on the stated business pertaining to infrastructure facility, and the enterprise is owned by a company registered in India on the basis of the agreement with the state government, and therefore the company is entitled to claim deduction under ATIA. So friends, this is a judgment which may come or which should come in the examination. Next judgment है Dalmia Power Limited, again from the Supreme Court. Important है मेरे हिसाब से। So first judgment जो था अपना शीशाई पेपर का, वो मेरे हिसाब से इतना रेलेवेंट नहीं है, बट सेकेंड जजमेंट जो भी हमने किया फर्म टू कंपनी, दैट इज इंपॉर्टेंट। थर्ड जजमेंट डालमिया पावर कंपनी लिमिटेड, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। यहां क्या था, डालमिया पावर असेसी कंपनी है, इसमें 9 कंपनीज अमलगमेट हुई। अमलगमेशन की स्कीम एनसीएलटी के पास गई और एनसीएलटी ने बहुत टाइम लगा दिया अप्रूव करने में। एनसीएलटी ने स्कीम को अप्रूव किया 22 अप्रैल 2018 को, बट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2015। सो अमलगमेशन स्कीम को अप्रूव करने में एनसीएलटी ने रफली 3 साल ले लिए और स्कीम अप्रूव की फ्रॉम द बैक डेट, दैट इज 1/4/2015, जब से अमलगमेशन असेसी ने प्रपोज किया था। अब एनसीएलटी की स्कीम में लिखा होता है कि डालमिया पावर अमलगमेशन होने के बाद मॉडिफाइड रिटर्न्स फाइल करेगी और अपनी अकाउंट्स में
इन 9 कंपनीज के रिजल्ट्स इनकॉर्पोरेट करेगी। हुआ यही, असेसी ने रिवाइज रिटर्न फाइल की फॉर प्रीवियस ईयर 2016, 31st March 16, on 30th June 18, incorporating the results of 9 amalgamating companies, और इससे लॉस आ गया 50 करोड़ रुपए का। अब आप देखिए, जो रिवाइज रिटर्न का फाइल करने का टाइम होता है वो यहां पर निकल चुका है। असेसी ने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी, अमलगमेटिंग कंपनी ने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी, बट अब ये सब रिटर्न्स रिप्लेस हो गई बाय द मॉडिफाइड रिटर्न फाइल्ड बाय द असेसी आफ्टर रिसीट ऑफ द एनसीएलटी अप्रूवल। अब ये लॉस आ रहा था असेसी को 50 करोड़ का आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ 9 कंपनीज। डिपार्टमेंट कहता है कि नंबर 1, रिवाइज रिटर्न इनवैलिड है बिकॉज प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के बाद फाइल की गई है। डिपार्टमेंट यह भी कहता है कि आपको याद है हमने क्लास में एक सर्कुलर किया था कि अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल किया आपने और 50 लाख से ऊपर का लॉस है, तो आपको सीबीडीटी से कंडोनेशन लेना पड़ेगा। डालमिया पावर ने यहां पर कंडोनेशन भी नहीं लिया था सीबीडीटी से। अब डिपार्टमेंट टुक द प्ली दैट असेसी हैज नॉट टेकन कंडोनेशन फ्रॉम सीबीडीटी एज पर दैट बोर्ड सर्कुलर एंड द लॉसेस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। सो डिपार्टमेंट के 2 व्यूज हैं, 2 स्टैंड्स हैं। नंबर 1, रिवाइज रिटर्न इज इनवैलिड बिकॉज इट इज फाइल्ड आफ्टर द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। नंबर 2, डिपार्टमेंट कहता है लॉस इसलिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा क्योंकि असेसी ने, डालमिया पावर ने कंडोनेशन ऑफ डिले फ्रॉम सीबीडीटी नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहली बात तो ये रिवाइज रिटर्न है ही नहीं, क्योंकि 139(5) कहता है कि अगर रिटर्न फाइल करने के बाद आप देखते हैं उसमें कुछ ओमिशंस हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, तो उसे आप रिवाइज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां तो कोई ओमिशन रॉन्ग स्टेटमेंट है ही नहीं, यहां तो एनसीएलटी की ऑर्डर की वजह से आपको रिटर्न चेंज करनी पड़ रही है। इट्स अ मॉडिफाइड रिटर्न एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट सेड जो रिवाइज रिटर्न का टाइम पीरियड है गिवन इन 139(5) दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दिस केस and therefore the modified return is perfectly valid. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यहां पर असेसी कंपनी डालमिया पावर को कंडोनेशन ऑफ डिले लेने की जरूरत ही नहीं थी बिकॉज एनसीएलटी क्या है, इट्स अ बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, और एनसीएलटी ने स्कीम ऑफ अमलगमेशन अप्रूव किए है, उसने ही ऑर्डर दिया है कि आप मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करिए incorporating the results of 9 companies. And as per Supreme Court in this case of Dalmia Power is entitled to carry forward the losses. Please see the Supreme Court decision. So आप देखेंगे आपकी इंस्टीट्यूट की स्टडी में बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस फैक्ट्स दिए हुए हैं, डिसीजन को पूरा दिया हुआ है जो आप पढ़ नहीं पा रहे थे। मैंने काफी मेहनत करके इसको एडिट किया है। The Supreme Court held that department was required to receive the revised returns for assessment year 16-17 and assess the income of the assessee, taking into account the scheme of arrangement amalgamation as sanctioned by the NCLT for the following reasons. 1, Section 139(5) यहां अप्लाई नहीं करेगा. Reason, because revised returns were not filed by the assessee on account of any omission, wrong statement in the original return. The delay was due to the time taken to obtain the sanction of scheme from the NCLT. It was an impossibility for the assessee companies to file the revised return before the due date of filing the revised return. Since NCLT has passed its order only on 22nd April 2018.
सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिवाइज रिटर्न है ये, लेकिन इसे 139(5) में नहीं मानेंगे हम ये मानेंगे नॉर्मल रिवाइज रिटर्न है बिकॉज ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ एनसीएलटी, और डिपार्टमेंट को इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, CBDT अप्रूवल would not be applicable where the assessee has restructured the business and filed a revised return of income with the prior approval and sanction of NCLT, because NCLT is nothing but a part of the central government only. The Supreme Court therefore held that the losses can be carried forward even if the return was not filed within the time allowed under section 139(5), and even if condonation from the CBDT for carry forward of losses was not taken. नेक्स्ट है जेमपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आपको याद होगा हमने क्लासेस में एक बायबैक का सेक्शन किया था 115 QA, जहां कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स करती है, तो उसे 20% एडिशनल टैक्स देना पड़ता है, 20%। तो बायबैक में कंपनी की इनकम चेंज नहीं होती, ना ही कोई कंपनी की इनकम अराइज होती है बायबैक पर। इट इज ओनली ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम द कंपनी हैज टू पे एडिशनल टैक्स ऑफ 20%। इस केस में क्या हुआ, देखिए, एक बायबैक स्कीम थी जहां असेसी कंपनी ने बायबैक ऑफ शेयर्स किया, और रिटर्न ऑफ इनकम में, देखिए, इस बायबैक से इनकम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कंपनी की इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो कंपनी ने इनकम में तो कुछ दिखाया नहीं बिकॉज ऑफ बायबैक, जो नॉर्मल इनकम थी वो दिखाई, बायबैक पर कोई इनकम अराइज नहीं हुई, और अपने रिटर्न में डिस्क्लोज किया कि हमने बायबैक ऑफ शेयर्स किया है। बट कंपनी के हिसाब से कंपनी को 115 QA एप्लीकेबल नहीं है। सो कंपनी कहती है इट्स अ नॉर्मल बायबैक, जिस पर शेयर होल्डर्स कैपिटल गेन्स टैक्स पे करेंगे। एक सेक्शन 46A किया था हमने, जहां बायबैक और शेयर्स होता है वहां पर शेयर होल्डर्स टैक्स पे करते हैं। 115 QA लगता है प्राइवेट कंपनी में। कंपनी ने कहा सिंस हमारा बायबैक हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से है, यहां शेयर होल्डर्स जो हैं वो टैक्स पे करेंगे, कंपनी टैक्स नहीं पे करेगी 115 QA में। अब एओ ने असेसमेंट की 143(3) में, जितनी इनकम असेसी ने दिखाई थी एक्सेप्ट कर ली। आई रिपीट, देयर वाज नो इनकम शोन बाय द असेसी कंपनी ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स बिकॉज बायबैक पर कोई इनकम अराइज नहीं होती है। बट एओ ने जब 156 का नोटिस और डिमांड बनाया, उसमें 115 QA में टैक्स लगा दिया 20%। देखिएगा, असेसी ने रिटर्न फाइल की, रिटर्न में उसने डिटेल्स और ट्रांजैक्शन तो दी, बट उसने कहा कि हम लायबल नहीं हैं टू पे द टैक्स अंडर 115 QA। केस स्क्रूटनी में लग गया 143(3) में। एओ ने असेसी की कंटेंशन रिजेक्ट कर दी कि 115 QA नहीं लगता, और एओ कहता है कि 20% टैक्स देना पड़ेगा आपको 115 QA में ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ऑफ 2625 करोड़। देखिए क्या जबरदस्त टैक्स लायबिलिटी थी। अब असेसी ने सीआईटी अपील्स को अपील करने की जगह, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एओ रिट पिटीशन फाइल कर दी हाई कोर्ट में। असेसी कंपनी का व्यू यह है कि असेसमेंट ऑर्डर में कोई हमारी इनकम थोड़ी बढ़ाई गई है, तो हम अपील किसके अगेंस्ट करें।
सो एज पर असेसी कंपनी जहां 115 क्यूए लगा दिया जाता है, जहां एओ होल्ड करता है कि 20% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, वहां 143 में इनकम चेंज नहीं हो रही, एंड एज पर असेसी देयर इज नो अपील रिक्वायर, देयर इज नो प्रोविजन फॉर फाइलिंग द अपील टू सीआईटी अपील्स। इसलिए असेसी ने रिट पिटीशन फाइल की इन द हाई कोर्ट चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द एओ, जहां एओ ने 115 क्यूए में एडिशनल टैक्स लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील टू सीआईटी अपील्स, वहां सबसे पहला क्लॉज है कि असेसी अपील कर सकता है टू सीआईटी अपील्स अगेंस्ट द फॉलोइंग ऑर्डर्स। एन ऑर्डर अगेंस्ट द असेसी, एन ऑर्डर अगेंस्ट द असेसी where the assessee denies his liability to be assessed under this act। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये वर्ड्स बहुत वाइड हैं, और अगर एओ ने अपने ऑर्डर में इनकम नहीं बढ़ाई लेकिन 115 क्यूए का टैक्स लगा दिया, यू फॉल इन दिस एम्बिट। दिस ऑर्डर ऑफ द एओ अगेंस्ट द assessee where the assessee denies his liability to be assessed under the Income Tax Act by virtue of 115 QA। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। यहां तो असेसी को अपील करनी चाहिए थी सीआईटी अपील्स में, और असेसी को डायरेक्ट किया गया कि आप अपील करिए सीआईटी अपील्स। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनी डिटर्मिनेशन अंडर 115 QA, be it regarding quantification of liability or the question whether the company is liable or not under 115 QA, would fall within the ambit of first clause of 246A, which says an order against the assessee where the assessee denies his liability to be assessed under this act. The computation and extent of liability determined under the provisions of 115 QA will squarely get covered by this clause. Accordingly, an appeal under 246A will be maintainable to CIT appeals। Friends, लास्ट जजमेंट है कि क्या हाई कोर्ट अपना ऑर्डर रिव्यू कर सकता है टू करेक्ट अ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। हमने रेगुलर क्लासेस में आपके मॉड्यूल में एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है मेघालय स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऑर्डर में मिस्टेक है या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं फॉलो किए गए, इन दैट केस द हाई कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। सो फ्रेंड्स, सिर्फ यही 5 केस लॉ हैं जो आपके लिए रेलेवेंट हैं। जो जुडिशियल अपडेट में इंस्टीट्यूट ने बड़े सारे केस लॉ दिए हुए हैं, इससे जो मेरा पहला लेक्चर यूट्यूब में है उसमें कवर्ड है, और वहां पर भी मैंने उन केस लॉस को थॉरोली एडिट कर दिया है, सिंपल वर्जन में आपको उसका टेक्स्ट दिया है। सो एज फार एज केस लॉस इज कंसर्न्ड, लेट्स पुट अ फुल स्टॉप। जो हमने कुछ केस लॉस इससे पुराने यूट्यूब उसमें किए हैं वीडियो में, वो प्लस ये 5 केस लॉस इनफ फॉर योर नवंबर एग्जाम। आपको कुछ भी और केस लॉ नहीं कर रहे। नाउ एक इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट स्कीम आई है। अभी आपने सुना होगा 13 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को काफी हद तक चेंज कर दिया है। इसका नाम ई असेसमेंट स्कीम से हटाकर फेसलेस असेसमेंट स्कीम कर दिया गया है। सो पहले भी फेसलेस थी, अभी भी फेसलेस है, बट पहले इसे हम ई असेसमेंट स्कीम बोलते थे, अब हम बोलते हैं फेसलेस असेसमेंट स्कीम। और पिछले 1.5 साल में
इंडिया में फेसलेस असेसमेंट्स हो रही हैं और कोविड आ जाने के बाद तो अब तो ये रूल बन गया है कि फेसलेस असेसमेंट्स ही होंगी। तो जो 13 अगस्त 2020 को स्कीम आई है वो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। बट लास्ट ईयर 2019 आई थिंक सितंबर में ये स्कीम आई थी। ये स्कीम आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत रेलेवेंट है और मेरे हिसाब से 100% इस पर शॉर्ट नोट आ जाएगा या कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा आपकी बेसिक नॉलेज टेस्ट करने के लिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, बट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द स्कीम। तो आई रिपीट, मैं 2020 की स्कीम नहीं करा रहा आपको। आई एम डूइंग द फेसलेस असेसमेंट स्कीम विच केम इन आई थिंक सितंबर 2019। सबको मालूम है, आप ईओ के पास जाते हैं, आपसे वो सेटिंग करता है। सेटिंग आपको मालूम है, एक्सपेंसेस कुछ गलत क्लेम किए हैं उनको अलाउ करने के लिए पैसा मांगता है, कुछ इनकम आपने टैक्सेबल नहीं किए है, गलती किया आपने, उसको नजरअंदाज करने के लिए पैसा मांगता है। तो मोदी साहब ने इस पूरे करप्शन सिस्टम को अटैक किया और स्कीम लेके आए, फेसलेस असेसमेंट स्कीम। इनफैक्ट ये स्कीम अरुण जेटली लेके आए थे 2018 में और स्कीम अल्टीमेटली आई सितंबर 2019 में। इस स्कीम को बहुत हद तक चेंज किया गया है बाय इन 2020, बट चेंजेस हम नहीं कर रहे। हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। सबसे टॉप पर अपेक्स बॉडी इज नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। सो एक नेशनल लेवल पर बॉडी बन गई है जिसका नाम है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स फ्रॉम सीबीडीटी, जितने इंटेलिजेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैं, जितने इंटेलिजेंट सीआईटी अपील्स हैं, जितने भी इंटेलिजेंट ईओज हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया इन नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। तो टॉप पे बना नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। फिर बड़े सारे रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स बने हैं। सो हर रीजन के लिए आई थिंक इट्स स्टेट वाइज। सो लेट्स नॉट गो इनटू द क्वेश्चन कि वेस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन है। दे हैव सेड वी हैव फॉर्म्ड मेनी रीजनल असेसमेंट यूनिट्स। सो टॉप पर है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, उसके अंडर आते हैं रीजनल ई असेसमेंट यूनिट्स। हर रीजनल ई असेसमेंट यूनिट्स में 4 यूनिट्स और हैं। मतलब कि रीजनल ई असेसमेंट सेंटर में 4 यूनिट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो असेसमेंट यूनिट्स होते हैं जो असेसमेंट्स करते हैं, दूसरे होते हैं वेरिफिकेशन यूनिट्स, तीसरे होते हैं टेक्निकल यूनिट्स एंड फोर्थ होते हैं रिव्यू यूनिट्स। सो हर एक रीजनल असेसमेंट सेंटर में दे विल बी हैविंग assessment units, verification units, technical units, review units, and this could be number of units, maybe 10 units per center. ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब इन यूनिट्स का फंक्शन क्या होता है? असेसमेंट यूनिट्स आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से इश्यूज हैं जिस पर एडिशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन सीख करेंगे एसएससी से, क्लैरिफिकेशन सीख करेंगे एसएससी से, एनालाइज करेंगे मटेरियल फर्निश बाय द एसएससी। मैंने अभी बोला कि असेसमेंट यूनिट एसएससी से इंफॉर्मेशन सीख करेंगे, गलत बोला मैंने। एसएससी से सीख नहीं कर सकते, मतलब सीख तो एसएससी से करेंगे बट दे कैन नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द एसएससी। सो जहां हम लिख रहे हैं कि
सीक करेंगे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द असेसी। अभी देखते हैं कैसे सीक करेंगे इंफॉर्मेशन। असेसी से मांगी जाएगी, लेकिन असेसमेंट यूनिट डायरेक्टली नहीं मांग सकता। अभी देखते हैं कैसे मांगेगा। सो असेसमेंट यूनिट का फंक्शन है पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे, इश्यूज आइडेंटिफाई करे जिसपे एडिशंस होनी है, आइडेंटिफाई करे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन में असेसी से लेनी है। वेरिफिकेशन यूनिट्स, जो इंक्वायरीज होंगी, क्रॉस वेरिफिकेशन होंगी। सपोज परचेज जेन्युइन है या नहीं वो वेरीफाई करना है, एक्सपेंस बिल्स जेन्युइन है या नहीं ये वेरीफाई करना है। ये काम करेगा वेरिफिकेशन यूनिट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन करेगा, वेरिफिकेशन यूनिट। अगर असेसी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी वो काम भी वेरिफिकेशन यूनिट करेगा। और कुछ और फंक्शंस जो वेरिफिकेशन के लिए चाहिए वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा वेरिफिकेशन यूनिट। टेक्निकल यूनिट होगा जो कि टेक्निकल असिस्टेंस देगा असेसमेंट यूनिट को। किस तरह की? एडवाइस ऑन लीगल, अकाउंटिंग, फॉरेंसिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वैल्यूएशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, डाटा एनालिसिस, मैनेजमेंट और अदर टेक्निकल मैटर्स। और चौथा होगा रिव्यू यूनिट्स। अब ई असेसमेंट सेंटर जो बना मेरा रीजनल, ये ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा। इस ड्राफ्ट ऑर्डर का रिव्यू करेगा रिव्यू यूनिट। सो रिव्यू ऑफ द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, रिव्यू यूनिट चेक करेगा वेदर द रेलेवेंट एंड मेटेरियल एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड और नॉट, रेलेवेंट पॉइंट्स ऑफ लॉ फैक्ट्स हैव बीन कंसिडर्ड और नॉट, एप्लीकेबल जुडिशियल डिसीजंस, कोई सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आया है अलाउिंग डिसअलाउिंग सम डिडक्शन, क्या उसको देखा गया या नहीं। और रिव्यू में इस तरह के और फंक्शंस करेगा। तो दोस्तों, असेसमेंट यूनिट असेसमेंट का काम करेगा, बट उसके लिए वेरिफिकेशन यूनिट की हेल्प लेगा टू गेट वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स। कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए तो टेक्निकल हेल्प लेगा टेक्निकल यूनिट से, और ड्राफ्ट ऑर्डर जो है उसको रिव्यू करेगा रिव्यू यूनिट। स्कीम पढ़ते हैं। एक बात याद रखिए, सिर्फ नेशनल ई असेसमेंट सेंटर असेसी को कांटेक्ट कर सकता है और कोई भी असेसी को कांटेक्ट नहीं करेगा। तो जो स्क्रूटनी नोटिस है 143(2) का, वो सर्विस करेंगे सर्विस ऑफ नोटिस बाय नेशनल ई असेसमेंट सेंटर अंडर 143(2) मेंशनिंग कि किन पॉइंट्स पर हमने केस आपका स्क्रूटनी में लगाया है। यानी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर आपको 143(2) का नोटिस भेजेगा और उसमें बताएगा हमने किस वजह से किन पॉइंट्स पर आपका केस स्क्रूटनी में लगाया है। अब जो टैक्स पेयर है वो रिस्पॉन्ड करेगा किसको? नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को विद इन 15 डेज कि मेरा ये रिस्पॉन्स है आपके नोटिस पर। अब नेशनल ई असेसमेंट सेंटर आपका केस है असाइन करेगा एक स्पेसिफिक असेसमेंट यूनिट को जो किसी भी रीजनल ई असेसमेंट सेंटर में होगा। एंड प्लीज माइंड इट, ये जो एलोकेशन है मैनुअली नहीं होगी, दिस विल बी थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम जिसे हम बोलते हैं AAS। यानी सॉफ्टवेयर रैंडमली बताएगा कि जो मेड्रॉस चेन्नई में ई असेसमेंट यूनिट है उसके पास ये केस जाएगा। यानी नेशनल ई असेसमेंट की भी अथॉरिटी नहीं है टू डिसाइड दैट विच ई असेसमेंट यूनिट विल मेक द असेसमेंट, विल मेक द ड्राफ्ट असेसमेंट।
सो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर केस भेजेगा रीजनल ई असेसमेंट सेंटर को, जिसको सेलेक्ट करेगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थ्रू अ रैंडम प्रोसेस विच इज कॉल्ड ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। अब असेसमेंट यूनिट के पास केस आ गया। असेसमेंट यूनिट को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए एसएससी से, कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए, कुछ पॉइंट्स वेरीफाई कराने की एक्सपेंडिचर जेन्युइन है या नहीं, कुछ परचेजेस वेरीफाई करानी है वैलिड है या नहीं, ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट चाहिए। तो अब ये जो रीजनल ई असेसमेंट सेंटर है, कहीं भी असेसी को कांटेक्ट नहीं कर सकता। ये रिक्वेस्ट करेगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को कि मुझे ये इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस चाहिए, या मुझे ये इंक्वायरी कंडक्ट करवानी है, ये वेरिफिकेशन कंडक्ट करवानी है कुछ डॉक्यूमेंट्स की, एंड ऑब्लिक और मुझे कुछ टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए कि आर्म लेंथ प्राइस क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, मुझे ये निकलवाना है। तो रीजनल ई असेसमेंट सेंटर लिखेगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को कि मुझे हेल्प चाहिए वेरिफिकेशन यूनिट की, डॉक्यूमेंट चाहिए, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए फ्रॉम द एसएससी, वेरिफिकेशन यूनिट की हेल्प चाहिए, टेक्निकल यूनिट की हेल्प चाहिए। अब नेशनल ई असेसमेंट सेंटर असेसी को बोलेगा कि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को आप ये डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। सो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर विल कम्युनिकेट विद द टैक्स पेयर फॉर इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस। यानी असेसमेंट यूनिट को कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए असेसी से, तो असेसमेंट यूनिट लिखेगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर लिखेगा असेसी को, असेसी डॉक्यूमेंट्स देगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को, और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर डॉक्यूमेंट्स देगा रीजनल ई असेसमेंट यूनिट को। यानी देखिए, कहीं भी असेसी का कांटेक्ट नहीं होने दे रहे विद द असेसमेंट यूनिट। नेशनल ई असेसमेंट वेरिफिकेशन यूनिट को लिखेगा कि इन पॉइंट्स पर वेरिफिकेशन करके दीजिए, ये वाले बिल्स वेरीफाई करके दीजिए। और जो वेरिफिकेशन यूनिट सिलेक्ट किया जाएगा वो भी सिलेक्ट किया जाएगा थ्रू AAS, दैट इज ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर मेरा रीजनल ई असेसमेंट सेंटर इज इन चेन्नई, तो असेसमेंट यूनिट मेरा चेन्नई में है। मेरा वेरिफिकेशन यूनिट जो है इट कैन बी इन मुंबई ऑल्सो, और ये हो रहा है आज। नंबर 2, 3, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर लिखेगा टेक्निकल यूनिट्स को कि ये टेक्निकल हेल्प चाहिए आपसे, हमें ये वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए, ये ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट चाहिए, ये हमें FMV चाहिए। अब ये सब आ जाएंगी। सो वेरिफिकेशन यूनिट अपनी रिपोर्ट देगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को, और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर उसको भेज देगा टू रीजनल असेसमेंट सेंटर। इसी तरह से टेक्निकल यूनिट अपनी रिपोर्ट देंगे नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को, और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर भेज देगा टू द रीजनल ई असेसमेंट सेंटर। अब जो रीजनल असेसमेंट यूनिट है वो ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा। जो असेसी ने रिटर्न दिखाई है इनकम, या तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा या उसे मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाई भी कर सकता है। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल रेलेवेंट मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, सो जो रीजनल ई असेसमेंट यूनिट है वो बनाएगा अपना क्या, ड्राफ्ट ऑर्डर, और ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को अलोंग विद द पेनल्टी इनिशिएशन नोटिस, कि हमने पेनल्टी इनिशिएशन का भी ड्राफ्ट नोटिस बना दिया है।
तो देखिए इन्होंने पूरा लॉ रीजनल ई असेसमेंट यूनिट के पास नहीं छोड़ा, पावर्स नहीं छोड़ी उसके पास। अब रीजनल असेसमेंट यूनिट ने असेसमेंट का ड्राफ्ट ऑर्डर बना दिया। यह ड्राफ्ट ऑर्डर जाएगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को। नेशनल ई असेसमेंट क्या करेगा? ऑन रिसीट ऑफ द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर विल डिसाइड based on risk management strategy and automated examination tools। अगर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को लगता है कि जो एडिशंस की गई हैं वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से की गई, फॉर एग्जाम्पल आपने कस्टम ड्यूटी ड्यू डेट तक नहीं पे की थी, इसलिए 43 में भी डिसअलाउ कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कहता है एक्सपेंस डिसअलाउड है, आपने क्लेम कर लिया था। अगर ऐसी इश्यूज है तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ऑर्डर फाइनलाइज कर देगा और कॉपी सर्व कर देगा टैक्स पेयर को और पेनल्टी इनिशिएट कर देगा। जहां नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को लगता है कि जो ड्राफ्ट ऑर्डर है उसमें बड़े मेजर इश्यूज आए हैं जो किसी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से कवर नहीं है, जो कि एक्ट से कवर नहीं है, उस केस में नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शो कॉज भेजेगा सेसी को कि हम ये एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं आपके रिटर्न में, आप अपने ऑब्जेक्शंस बताइए। एंड तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर 3 तरह के काम कर सकता है। अगर वो देखता है कि एडिशंस बिल्कुल ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है या बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, तो ऑर्डर फाइनलाइज कर देगा, कॉपी भेज देगा असेसी को और पेनल्टी इनिशिएट कर देगा। जहां नेशनल ई असेसमेंट को सेंटर को लगता है कि डिस्कशन रिक्वायर्ड है, मेजर एडिशंस असेसमेंट यूनिट प्रपोज कर रहा है, तो नेशनल ई असेसमेंट 2 तरह के काम कर सकता है। डायरेक्ट शो कॉज दे सकता है असेसी को कि हम ये एडिशन करने वाले हैं, बताइए आपका रिप्लाई क्या है, या फिर इस ड्राफ्ट ऑर्डर को भेज देंगे टू द रिव्यू यूनिट कि इसको रिव्यू करिए। और जो रिव्यू यूनिट है वो भी मैन्युअली सिलेक्ट नहीं होगा, दैट विल बी सिलेक्टेड थ्रू AAS ऑटोमेटेड क्या था वो, ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। सो अब रिव्यू यूनिट, उसके पास अगर केस आ गया ड्राफ्ट ऑर्डर, उसको रिव्यू करेगा और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को बताएगा कि या तो हम उससे एग्री कर रहे हैं या फिर मॉडिफिकेशन सजेस्ट करेगा। अगर रिव्यू यूनिट ने कहा कि हम एग्री कर रहे हैं, अगर रिव्यू यूनिट कहता है कि हम ड्राफ्ट ऑर्डर से एग्री कर रहे हैं, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर अब क्या कर सकता है? 2 तरह के काम कर सकता है। 1, ऑर्डर फाइनलाइज कर देगा, या फिर अगर उसको लगता है कि रिव्यू यूनिट भी जो एडिशंस कंफर्म कर रहा है उस पर हमें असेसी को शो कॉज देना चाहिए, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शो कॉज भेज देगा असेसी को कि बताइए हम ये एडिशंस क्यों ना करें। ओके, अब अगर रिव्यू यूनिट कहता है कि जो ड्राफ्ट ऑर्डर है उसमें ये चेंजेस होने चाहिए, रिव्यू यूनिट कहता है कि जो एयू का ऑर्डर है उसमें गलती है काफी, उसमें ये चेंजेस होने चाहिए, तो इन मॉडिफिकेशंस की जब इंटीमेशन आएगी नेशनल असेसमेंट सेंटर को,
तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर इन मॉडिफिकेशंस को भेजेगा टू द असेसमेंट यूनिट कि रिव्यू यूनिट ने ये चेंजेस सजेस्ट किए हैं। अब असेसमेंट यूनिट उन चेंजेस के बेसिस पर अपना फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा, और अभी भी वो असेसी को नहीं भेज सकता, वो भेजेगा किसको? नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को। अब देखिए, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जब रिव्यू यूनिट ने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए, उनको असेसमेंट यूनिट ने इनकॉर्पोरेट कर लिया। अगर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को लगता है अब ठीक है, तो वो ऑर्डर फाइनलाइज कर देगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर और असेसी को कॉपी सर्व कर देगा। बट नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को लगता है कि अभी भी असेसी को सुनने की जरूरत है, तो असेसी को शो कॉज देंगे कि बताइए, हम फाइनली ऑर्डर पास कर रहे हैं, ये एडिशंस क्यों ना की जाए। तो अब देखिए, हर स्टेज पर शो कॉज दिया जा रहा है, और अब जब ये फाइनल शो कॉज दिया गया, टैक्स पेयर शुड रिस्पॉन्ड टू द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, और अगर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को टैक्स पेयर रिस्पॉन्ड नहीं करता, अब नेशनल ई असेसमेंट सेंटर असेसमेंट फाइनल कर देगा और फाइनल ऑर्डर असेसी को भेज देगा along with the penalty initiation notice। और अगर अब जो फाइनली ऑर्डर भेजा था, ड्राफ्ट ऑर्डर, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ने असेसी को, और उसको शो कॉज दिया था, अगर असेसी का रिप्लाई आ जाता है शो कॉज का, तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर वो रिस्पॉन्स भेजेगा असेसमेंट यूनिट को, और ऊपर वाला प्रोसीजर फॉलो करेगा। और अब असेसमेंट यूनिट अपना ड्राफ्ट, रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा, और अगर ये चेंजेस असेसी का अगेंस्ट नहीं है तो ऑर्डर फाइनलाइज कर देंगे, और अगर चेंजेस असेसी के अगेंस्ट हैं तो दोबारा से फाइनल शो कॉज देकर असेसमेंट कंप्लीट कर दी जाएगी। और असेसमेंट कौन कंप्लीट करेगा? नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ट्रांसफर ऑल द फाइल्स टू द एओ हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द केस। तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद फाइल्स सारी ट्रांसफर कर देगा एओ को, ताकि एओ जो है आप पेनल्टी लगा सके, डिमांड की कलेक्शन रिकवरी कर सके, 154 में कोई मिस्टेक है उसे ठीक कर सके, एंड प्रोसिक्यूशन का केस फाइल कर सके इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इन्होंने एक स्कीम में यह भी दिया हुआ है कि जहां नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को लगता है कि केस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल नहीं हो सकता, इन दैट केस दे कैन ट्रांसफर द केस टू द एओ। जैसे रिलायंस जैसी कंपनी की असेसमेंट हो रही है, वहां लगता है नेशनल असेसमेंट यूनिट को, नेशनल असेसमेंट सेंटर को, कि पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट करनी। इन दैट केस ओनली दे कैन ट्रांसफर द केस टू द एओ टू फिजिकली मेक द असेसमेंट। सो बेसिकली ई असेसमेंट स्कीम ट्रांसपेरेंसी देगी, अकाउंटेबिलिटी देगी, ब्राइब्स कम हो जाएंगी। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर विल टेक डिसीजन ऑन द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बेस्ड ऑन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी एंड ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल्स। असेसी को पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाएगा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिपार्टमेंट के अंदर लगाई जाएगी। जैसे आप कैलकाटा से बिलोंग करते हैं, आपसे कहा जाएगा कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस एड्रेस पर आ जाइए, और हमारे वीडियो पर आपकी कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जहां आपसे वेरिफिकेशन यूनिट्स क्वेश्चन पूछेगा, आप उनको आंसर कर दीजिएगा।
सारी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, ईमेल्स के थ्रू, एसएमएस वगैरह के थ्रू। यस, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई एक्सेप्शंस नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि कितनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कितनी बार भी हो सकते हैं। असेसी यहां पर एडजॉर्नमेंट भी मांग सकता है, डिटेल्स पार्शली भी सबमिट कर सकता है। तो असेसी नहीं जानता ईओ कौन होगा, बट ईओ जान सकता है असेसी कौन होगा, बिकॉज जो ऑडिटर्स रिपोर्ट होगी, बैलेंस शीट होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा, उस पर असेसी का नाम लिखा हो। बट ब्राइब के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज रीजनल असेसमेंट यूनिट में, हर असेसमेंट यूनिट में 3 से 4 ऑफिसर्स होंगे जो केस असेस करेंगे, ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएंगे। और जो उन्होंने ड्राफ्ट ऑर्डर बना दिया वो फाइनल नहीं है, वो तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास जाएगा। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर असेसी से शो कॉज पे रिप्लाई मांगेगा, या फिर रिव्यू यूनिट को भेज देगा। रिव्यू यूनिट अगर मॉडिफिकेशन सजेस्ट करेगा, वापस वो मॉडिफिकेशन असेसमेंट यूनिट को भेजी जाएंगी, असेसी को शो कॉज दिया जाएगा। सो दिस इज अ डिटेल प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्कीम डिटेल में नहीं करनी, ऊपर ऊपर से जितना मैंने कराया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सो फ्रेंड्स, फेसलेस असेसमेंट स्कीम एक बार करिएगा, मेरे हिसाब से इस पे 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा आपको। स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ हो रही है विद सेक्शन 115 BAA एंड BAB। ये तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बड़े सारे पेजेस डाल दिए इन 2 सेक्शंस पर, अननेसेसरी कंपैरिजन कर दिया गया है। आप कुछ मत करिए, ये जो 5-6 पेजेस में दे रहा हूं ये कर लीजिए, आप सुकून से आराम से इन सेक्शंस को कर लेंगे, कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन होगा एग्जाम में कर लेंगे आप। 115 BAA, यहां आप कोई भी कंपनी हो, नई कंपनी, पुरानी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सर्विस कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, वॉट एवर में बी द कंपनी, चाहे पुराना प्लान मशीन यूज कर रही है, नया यूज करिए, कोई कंडीशन नहीं है, आप सिर्फ कंपनी होनी चाहिए। असेसमेंट या 2021 से आपके पास ऑप्शन है कि 22% टैक्स दे दीजिए। सो सबसेक्शन 1 कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग द एंटायर इनकम टैक्स एक्ट, एक डोमेस्टिक कंपनी है, उसका ऑप्शन है कि असेसमेंट या 2021 ऑनवर्ड्स वो 22% टैक्स दे सकती है। ठीक है, तो कोई कंडीशंस नहीं है, नई कंपनी, पुरानी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, शेयर ट्रेडिंग, वॉट एवर, लिस्टेड अनलिस्टेड, सबको 22% टैक्स मिल जाएगा। एक बात याद रखिएगा, कंपनी की इनकम जितनी भी हो, चाहे 10 लाख हो, 10,000 हो, यहां 10% सरचार्ज विल ऑलवेज बी देयर। सो 10% सरचार्ज इज देयर irrespective of the income, and 4% cess, needless to say, is there. But this rate is subject to provisions of this chapter. ये चैप्टर 12 है। तो जो चैप्टर 12 में रेट्स लिखे हुए हैं वो तो लगेंगे। आपको बताता हूं वो कौन से रेट्स। मैंने एक चार्ट बना दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए पेज 9 पर जो कंपनी 22% ऑप्ट कर रही है 115 BAA, उसके लिए ये रेट्स तो मैंडेटरी हैं, बिकॉज दीज रेट्स आर गिवन इन चैप्टर 12। चैप्टर 12 में लॉन्ग टर्म कैप गेन्स, शॉर्ट टर्म कैप गेन्स के रेट दिए हुए हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म कैप गेन्स पर 10%, 20% अंडर 112, या 112A वाले लॉन्ग टर्म कैप गेन्स है उस पर 10% लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन।
1111 वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं 15% लगेगा। इंश्योरेंस बिजनेस है, आपको मैंने कराया भी नहीं था, 12.5%। लॉटरी इनकम पर 30% ही लगेगा। तो कंपनी जो 115BA ऑप्ट कर रही है, लॉटरी इनकम कैजुअल इनकम्स पर 30% ही देगी। डिविडेंड आ रहा है फ्रॉम फॉरेन कंपनी जिसमें होल्डिंग 26% और मोर है, वो डिविडेंड टैक्स होगा एट 15%। अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट्स वो टैक्स होंगे 115BEE में एट 78%। इनकम फ्रॉम पेटेंट्स टैक्स होगी 10% पर। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स टैक्स होगा 10%। एग्जामिनर यहां पूछेगा, आपको देगा कि आपने ये ऑप्शन ले लिया है और ये वाली इनकम्स दे देगा। तो याद रखिए, इन इनकम्स पर यही वाले टैक्स रेट लगेंगे। आई रिपीट, अगर आप कार्बन क्रेडिट बेचते हैं 10%, कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होता आपको। अगर पेटेंट्स इनकम आती है 115BBF में 10%, अगर अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट्स हैं 78%, डिविडेंड मिल रहा है फ्रॉम फॉरेन कंपनी जिसमें 26% और मोर होल्डिंग है आपकी 15%, लॉटरी इनकम है 30% और कैप गेन्स पर 111A, 112 और 112A लगेगा। सो 115BAA कहता है कि आपकी ऑप्शन है 22% टैक्स ले लें। सेक्शन फिर यह भी कहता है कि एक बार आपने ऑप्शन ले लिया फिर हमेशा के लिए आप बंद जाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि एक साल आपने ऑप्शन ले लिया, दूसरे साल नहीं लेना चाहते। एक बार आपने ऑप्शन ले लिया, यू आर बाउंड फॉर एवर। यह जरूरी नहीं है कि असेसमेंट या 2021 में ही ऑप्शन लें, आप अगले सालों में भी ले सकते हैं। अभी असेसमेंट या 2021 में you can opt to follow the normal provisions, 25% टैक्स, 30% टैक्स। सो आपका ऑप्शन है, कभी भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं 115BA का, बट एक बार कर लिया फिर हमेशा के लिए आप बाउंड हो जाएंगे। और अगर आपने इस सेक्शन में वॉयलेशन कर दी, जिस साल में वॉयलेशन की उस साल में और हमेशा के लिए आपको बाहर कर देंगे। यानी वंस इन ऑलवेज इन, वंस आउट ऑलवेज आउट। यानी एक बार सेक्शन ले लिया, हमेशा के लिए सेक्शन से बंद गया। एक बार बिकॉज ऑफ वॉयलेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ द सेक्शन, इस सेक्शन से आपको बाहर कर दिया गया, फिर आप जिंदगी भर के लिए बाहर हो जाएंगे, कभी इस सेक्शन में नहीं आ सकते। ओके, अभी इसे एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस से किसी भी डोमेस्टिक कंपनी के लिए है, अगर आप 115BAA क्लेम करते हैं तो ये डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी। 10AA नहीं मिलेगा, SEZ यूनिट्स। 3212 में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी आपको। 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा आपको। 33AB टी कॉफी डेवलपमेंट अकाउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। 3512 जहां 150% डिडक्शन मिलती है वो नहीं मिलेगी आपको। 3513 नहीं मिलेगा आपको। 352AA जहां 150% डिडक्शन मिलती है अगर आप देते हैं पैसा टू नेशनल लेबोरेटरी IIT, वो नहीं मिलेगी आपको। 352AB जहां इन हाउस रिसर्च लैब होता है उसमें एक्सपेंस करते हैं आप 150% डिडक्शन मिलती है, वो नहीं मिलेगी आपको। 35AD नहीं मिलेगी आपको। 35CCC, 35CCD वो नहीं मिलेगी आपको। चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा, बट चैप्टर 6 में 2 डिडक्शन मिल जाएंगे। कौन कौन सी? ATJJAA एंड ATLA, ये याद रखना आपको। तो चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलेंगी आपको, बट 2 मिल जाएंगी। ATJJAA वो होता है न्यू एम्प्लॉइज ऐड करते हैं तो डिडक्शन मिलती है, एंड ATLA मिल जाएगी अगर आपने यूनिट लगाया है IFSC में।
अगर इन डिडक्शंस की वजह से कोई लॉस आ रहा है पिछले सालों का, वो लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे हम, और उस लॉस को हम लैप्स कर देंगे। आई रिपीट, लॉस किस वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ दीज डिडक्शंस। अगर इन डिडक्शंस की वजह से कोई लॉस आ रहा है आपका पिछले सालों का, वो लॉस हम आपको सेट ऑफ नहीं करने देंगे करंट ईयर इनकम से, और लॉस जो है वो लैप्स कर जाएगा आपका। बट आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो होती है वो मिल जाएगी, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। तो मैंने लिखा जो पुराने लॉसेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द अबव डिडक्शंस, वो लॉसेस का आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा करंट ईयर में, एंड सच लॉस डेप्रिसिएशन विल लैप्स। आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि पहले साल में ऑप्ट करें, आप बाद में भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैप्टर को ऑप्ट कर लेते हैं तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम में डिक्लेरेशन देनी होती है और ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ता है। ये मैं बता दिया आपको टैक्स रेट्स। एक बार आपका ऑप्शन इनवैलिड हो गया बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ दिस सेक्शन, तो जिंदगी भर के लिए आप बाहर हो जाएंगे। पॉइंट 6 है असेसमेंट ईयर 1920। असेसमेंट ईयर 1920 यानी प्रीवियस ईयर 1819 में सपोज मेरे पास एक 100 लाख का एसेट था प्रीवियस 1819, या मैंने 100 लाख का एसेट परचेस किया और उसे पुट टू यूज किया फॉर लेस देन 180 डेज। अब इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% मिलती है। मुझे 10 लाख तो इस साल में अलाउ हो गई होगी। 10 साल मुझे अलाउ होनी थी प्रीवियस ईयर 1920 में, बट वो अलाउ नहीं होगी। क्यों अलाउ नहीं होगी? बिकॉज यू हैव ऑप्टेड फॉर द सेक्शन। तो अब क्या है, प्रीवियस ईयर 1819 में मेरे WDV से सिर्फ 10 लाख कम किया गया होगा, द एडिशनल डेप्रिसिएशन आई क्लेम्ड इन 1819। तो पॉइंट 6 कह रहा है आप क्या करिए, WDV में से 10 लाख और कम कर दीजिए जो एडिशनल डेप्रिसिएशन आप क्लेम करते 1920 में। यानी कि 1819 में मैंने 100 लाख एसेट खरीदा, लेट्स से खरीदा 31 दिसंबर 18 को, तो मुझे प्रीवियस या 19 में सिर्फ 10 लाख की डेप्रिसिएशन मिली होगी, एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो मेरा 1419 को WDV आ रहा होगा 90 लाख 90। तो पॉइंट 6 कह रहा है कि अगर आप प्रीवियस या 20 में ये सेक्शन ऑप्ट कर रहे हैं तो क्या करिए, जो ओपनिंग WDV है 90 की जगह 90 की जगह आप लीजिए 80 लाख। यानी जो 10 लाख मेरी एडिशनल डेप्रिसिएशन मुझे अगले साल मिलनी थी वो लेस करिए, वो प्रीवियस 20 में मिलेगी भी नहीं आपको, और WDV आपका रिड्यूस कर दिया जाए। अगर आप ये सेक्शन चूज कर लेते हैं, मैट नहीं लगेगा आपको। मैट क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर पाएंगे बिकॉज मैट इज नॉट एप्लीकेबल, और मैट क्रेडिट आपका लैप्स कर जाएगा। अभी हम एक सेक्शन करेंगे 115 BAB, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर 115 BAB से बाहर हो जाती है, देन इट कैन कम टू दिस सेक्शन एंड क्लेम टैक्स रेट टू बी 22%। ये सर्कुलर है जो कहता है कि कोई टाइम लिमिट नहीं ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए, आप 3 साल बाद भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट जब आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया उस साल से कंपलसरी हो जाएगा। 115 BAB जहां टैक्स रेट 15% है 15%, ये है, यहां कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी आपको। पहली बात,
It should be a domestic company. ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग का काम करेगी, और कोई और बिजनेस नहीं कर सकती. So provided that where the totaling of the person includes any income which has neither been derived from, okay, this is something different. बता दो इसको आपको. ओके, सो मैंने चार्ट बनाया हुआ, चार्ट से करते हैं इसको. तो ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जो मैंने एक चार्ट के थ्रू एड्रेस किए हैं. ये सारे उसके थ्रू, चार्ट के थ्रू करते हैं अभी. सो 115 BAB में ऑप्शन लेने के लिए कंडीशंस है. पहली कंडीशन है कि कंपनी जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए 1 अक्टूबर 19 या उसके बाद. इट शुड स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स थिंग्स ऑन और बिफोर 31 मार्च 2023. नंबर सेकंड कंडीशन है कि स्प्लिटिंग अप रिकंस्ट्रक्शन से नहीं होनी चाहिए आप, और जो हमने 80 IB में एक्सेप्शन किया था वो यहां लग जाएगा. नंबर 3, आप पुरानी प्लान मशीनरी यूज नहीं करेंगे, बट जो दो हमने एक्सेप्शन किए थे 80 IB में, यानी इंपोर्टेड प्लान मशीनरी ले सकते हैं, 20% ओल्ड प्लान मशीनरी ले सकते हैं, वो एक्सेप्शन यहां भी लग जाएंगे. आप कोई ऐसी बिल्डिंग यूज नहीं करेंगे जिसे आप पहले होटल की तरह यूज कर रहे थे, कन्वेंशन सेंटर की तरह यूज कर रहे थे, और 80 ID की डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं. कंपनी जो है प्रोडक्शन करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी आर्टिकल्स थिंग्स का, एंड ये जो 5-6 बिजनेस हैं इनको हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे. अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, माइनिंग करते हैं, मार्बल ब्लॉक्स को कटिंग करते हैं, बॉटलिंग करते हैं गैस के सिलेंडर्स में, बुक्स प्रिंट करते हैं, एंड एनी नोटिफाइड बिजनेस, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे. एंड अकॉर्डिंगली 115 BAB में 15% टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा. ये सारा वही जो हमने BA में किया था, ये सारी डिडक्शंस नहीं मिलेंगी आपको. ये सब चार्ट से करते हैं अभी. ये देखिए, ये कंडीशंस है मेरी कि नई कंपनी होनी चाहिए 1 अक्टूबर 19 के बाद बनी होनी चाहिए, प्रोडक्शन शुरू करने चाहिए 31 मार्च 23 तक, स्प्लिटिंग अप रिकंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, न्यू प्लान मशीनरी होना चाहिए, होटल की बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होना चाहिए. ये नहीं मानेंगे हम प्रोडक्शन. ओके, आपको यहां मैट नहीं लगेगा, आपका लॉसेस की बात आएगी नहीं, बिकॉज इट्स अ न्यू कंपनी. इट विल नॉट बी हैविंग द कैरिड फॉर लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन. 115 BAA में आपको पहले ही साल में ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ता है, यानी जब भी आप रजिस्टर हो जाएंगे उसी साल में आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा. 15% टैक्स है ऑन द इनकम डिराइव फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और अदर इनकम्स अगर हैं 22% है. यहां पर भी सरचार्ज लगेगा 10%, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अदर इनकम, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टोटल इनकम. सेस 4% हर केस में लगेगा. तो ये सारे पॉइंट्स जो हमने 115 BAB में किए थे यहां पर हमने रिपीट कर दिए. अब ये कर लीजिए आप. यहां इंस्टीट्यूट ने बड़ी सारी मतलब कंप्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर दी, मैंने बिल्कुल सिंपल बना दिया. देखिए, जो हमारे स्पेशल रेट्स हैं, लॉन्ग टर्म कैप गेन्स, शॉर्ट टर्म कैप गेन्स, वो तो स्पेशल रेट पे टैक्स होंगे. अगर अनएक्सपेंड कैश रेट्स हैं 78% पर होंगे. अगर लॉन्ग टर्म कैप गेन्स हैं 10%, 20% एज अ केस पे भी उस पर ही होंगे. कार्बन क्रेडिट्स इनकम है 10%, पेटेंट्स इनकम है 10%. अब शॉर्ट टर्म कैप गेन्स आ रहे हैं फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, उस पे 22% लगेगा. और अगर शॉर्ट टर्म कैप गेन्स डेप्रिशिएबल एसेट पे आ रहे हैं तो उस पे लगेगा 15%.
ये बहुत अच्छा चार्ट है, इससे करिए पूरा कंट्रोल हो जाएगा। अगर असेसी के प्रॉफिट्स बनते हैं 200 लाख बट वो दिखाता है 300 लाख ताकि लोअर टैक्स का बेनिफिट क्लेम कर ले, तो लॉ कहता है जो आपने मोर देन ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स दिखाए हैं 100 लाख, उसे तो हम टैक्स करेंगे 30% पर, और जो ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हैं वो टैक्स करेंगे हम 15% पर। अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रही है जो चैप्टर 12 में कवर नहीं है, उससे आप 22% में टैक्स करेंगे, लेकिन इसमें कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, ये टैक्स होगा ऑन द ग्रॉस बेसिस। सो फ्रेंड्स, 115 BAA 115 BAB आप एनालिसिस से कर लीजिए, इट इज मोर देन सफिशिएंट। इंस्टीट्यूट ने जो लंबे चौड़े पेजेस दिए उनको करने की जरूरत नहीं है। ये जो चार्ट है ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। तो ये टैक्स रेट्स इसमें सारे दिए हुए हैं कि शॉर्ट टर्म कैप गेन्स फ्रॉम नॉन डेप्रिशिएबल एसेट 22%, डेप्रिशिएबल एसेट 15%। अगर आप ज्यादा प्रॉफिट्स दिखाते हैं तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स दिखाए 30% पर, और बाकी सारी इनकम्स जो इस चैप्टर में नहीं है 22% पर टैक्स होंगी ग्रॉस बेसिस पर। यानी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको, 30% रिबेट भी, डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। नाउ कमिंग टू अदर अमेंडमेंट्स, रूल 6DD होता है जहां एक्सेप्शंस है कि आप 10,000 से ऊपर पेमेंट करते हैं कैश में, और अगर आप इन एक्सेप्शन में फॉल करते हैं तो आपको एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन डिलीट हो गई है, ये वाली, वेयर द पेमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन अ डे ऑन विच द बैंक्स वर क्लोज्ड बिकॉज ऑफ हॉलीडे और स्ट्राइक। ये एक्सेप्शन डिलीट हो गई है, आपको याद करना है। ये एक्सेप्शन डिलीट हुई है 29/1/20 से, यानी अगर 28 जनवरी 28 जनवरी 20 तक पेमेंट करते हैं आप कैश में एक्सीडिंग 10,000 ऑन द डे ऑन विच द बैंक्स वर क्लोज्ड, डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। बट 29 जनवरी 20 या उसके बाद आप पेमेंट कर रहे हैं 10,000 से ऊपर कैश में ऑन द डे ऑन विच द बैंक्स वर क्लोज, द डिडक्शन विल बी डिसअलाउड अंडर 40A3। दिस डेट यू मस्ट रिमेंबर। हमने पढ़ा था वेरियस सेक्शंस में 35AD, 13A, 43CA, 44AD, 50C वगैरह वगैरह, कि आप अकाउंट पे चेक के अलावा प्रिस्क्राइब मोड्स ऑफ पेमेंट से भी पेमेंट कर सकते हैं। एक नया रूल आया है 6ABBA, जहां पर प्रिस्क्राइब मोड्स ऑफ पेमेंट्स आ गई है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम। तो अगर आप अकाउंट पे चेक के अलावा इनसे भी पेमेंट करते हैं, डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगी। सो अकाउंट पे चेक और प्रिस्क्राइब मोड्स, दीज आर द प्रिस्क्राइब मोड्स। पॉइंट 6 मैंने ले लिया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेरी क्लास नहीं की है। क्या होता है कि इंडिविजुअल HO पर टैक्स रेट्स दिए हुए हैं, सबको मालूम है, वही 5 अप टू 5 लाख, 250 तक नील, 5%, 20%, 30%, ये तो सबको मालूम है। सरचार्ज लगता है अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है 10%, 1 करोड़ से ऊपर है 2 करोड़ तक है 15%, 2 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक है 25%, और अगर 5 करोड़ से ऊपर है 37%। जहां आपकी शेयर मार्केट वाली इनकम है 111A,
एंड 112A, वहां रिलैक्सेशन है। अगर अच्छा रिलैक्सेशन देखिए क्या हो रही है, जहां इनकम 50 लाख तक है तो कोई रिलैक्सेशन की बात ही नहीं है, बिकॉज सरचार्ज लगता ही नहीं है। 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है, तो 10% सरचार्ज है, वहां भी रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं है। जहां 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक है, 15% सरचार्ज, नो रिलैक्सेशन। अब रिलैक्सेशन आती है जहां 2 करोड़ से ऊपर चली जाती है इनकम, जहां सरचार्ज मेरा बड़ा हैवी हो जाता है, 25%, 37%, वहां आप इस फॉर्मूले से करिए। जो टैक्स निकालेंगे कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, 11A एंड 112A, उस पर तो हमेशा 15% सरचार्ज लगेगा। ऑन टैक्स कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम माइनस कैपिटल गेन्स अंडर 11A एंड 112A, अगर ये वाली इनकम जो है अदर देन कैप गेन्स अप टू 2 करोड़ से 15% सरचार्ज लगाइए, 2 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक है 25% लगाइए, अब 5 करोड़ से 37% लगाइए। इन इफेक्ट क्या कर रहे हैं, शेयर मार्केट की इनकम पर शॉर्ट टर्म कैप गेन्स, लॉन्ग टर्म कैप गेन्स, चाहे कुछ भी हो, हम सरचार्ज 15% से ऊपर नहीं लेंगे। यही फॉर्मूला फॉलो करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इसलिए लिया क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो अपना आरटीपी दिया उसमें बड़े कंफ्यूजिंग से, मतलब है तो सही, वो बड़े बड़े कंफ्यूजिंग से इश्यूज, मतलब सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ये वही एग्जांपल्स उन्होंने क्लास में किए थे, मैंने रिपीट करती है यहां पर। ओके, आपको पैन आधार लिंक कराना था, डेट एक्सटेंड हुई, 31 मार्च 20 तक एक्सटेंड हुई थी। अब ये डेट बिकॉज ऑफ कोविड 31 मार्च 21 तक एक्सटेंड हो गई है। यानी कि आपको पैन आधार को लिंक कराना है बाय 31 मार्च 21। हमने पढ़ा था कि अगर आप लिंक नहीं कराएंगे तो पैन आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसके लिए रूल्स आ गए हैं कि अगर 31 मार्च 21 तक आप लिंक नहीं करेंगे तो जैसे ही 31 मार्च 21 बीतेगा, 1 अप्रैल से आपके पैन को हम इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करेंगे, इनऑपरेटिव कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। सब रूल 2। अब पैन इनऑपरेटिव हो गया और इस पैन को आप कहीं कोड कर देते हैं तो हम ये मानेंगे आपने पैन नंबर नहीं दिया है, एंड अकॉर्डिंगली जो 10,000 की पेनल्टी लगती है फॉर नॉन कोडिंग ऑफ पैन वो लग जाएगी। यानी अगर 31 मार्च 21 तक आपने लिंक नहीं कराया तो 1 अप्रैल 21 से आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा, पैन नंबर, और कहीं कोट कर देंगे आप तो यह माना जाएगा आपने कोट नहीं किया है और नॉन कोटिंग पर जो 10,000 की पेनल्टी होती है वो लग जाएगी। सब रूल 3 कहता है कि जिस दिन आप अपना आधार नंबर इंटीमेट कर देंगे उस दिन से हम आपका पैन वापस ऑपरेटिव कर देंगे। यानी आपने 31 मार्च 21 तक नहीं इंटीमेट किया तो 1 अप्रैल 21 से पैन इनऑपरेटिव हो गया, सस्पेंड हो गया। बट 20 अप्रैल 21 को आप इंटीमेट कर देते हैं तो उस दिन से यानी 20 अप्रैल 21 से आपका पैन ऑपरेटिव कर दिया जाएगा। हमने कैपिटल गेन्स के सेक्शन में एक 47(7)(a) भी किया था, जहां एक नॉन रेजिडेंट अगर बेचता है स्टॉक एक्सचेंज पर, स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन इंटरनेशनल,
फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, टू थिंग्स हमने किया था, एक तो GDRs रेफर्ड इन 115 AC, एंड नंबर 2 रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। सो अगर एक नॉन रेजिडेंट सेल करता है इन द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया लोकेटेड इन IFSC, IFSC इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, और इसके लिए उसे पैसा मिलता है कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, तो कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट है 47(7)AB में। वहां यह भी लिखा हुआ था कि अदर सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उनको भी बेचता है तो कैप गेन्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो हमने जो क्लासेस में किया था, मॉड्यूल में किया था, हमने किया था कि अगर NR स्टॉक एक्सचेंज एंड IFSC में बेचता है, टू थिंग्स, GDRs, ADRs जो 115 AC में मेंशन है, या फिर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स RDB, और इसका पैसा उसे मिलता है फॉरेन एक्सचेंज में, तो कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट ने लिस्ट बढ़ा दी है। अब आप फॉरेन फॉलोइंग सिक्योरिटीज भी बेचेंगे। तो अगर नॉन रेजिडेंट बेचेगा स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन IFSC में, पहले हमने किया था GDRs रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, नाउ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, यानी जो बॉन्ड्स फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड हैं, एक तो होता है RDB जो इंडियन करेंसी में डिनोमिनेट होते हैं वो, और अब ये कह रहे हैं फॉरेन करेंसी में जो डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं उनको भी बेचेगा तो भी कैप गेन एग्जेम्प्ट है। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड बेचेगा तो भी कैप गेन एग्जेम्प्ट है। यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बेचेगा तो भी कैप गेन एग्जेम्प्ट है। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी बेचेगा तो भी कैप गेन एग्जेम्प्ट है। यूनिट्स ऑफ AIF ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बेचेगा तो भी कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट है। ध्यान से देखिए, इंडियन शेयर्स कवर्ड नहीं है, इंडियन शेयर्स कवर्ड नहीं है, जबकि यूनिट्स कवर्ड है म्यूचुअल फंड की, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स कवर्ड है। और शेयर्स कौन से कवर्ड है? ओनली जो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, जो बाहर इशू किया हमने। तो कैप गेन्स में अपने ये चेंज है। चैरिटेबल ट्रस्ट में सेक्शन 11(2) पढ़ा था आपने कि 85% एक्यूमुलेट कर सकते हैं आप फॉर 5 years, और उसको आपको इन्वेस्ट करना होता है इन द सिक्योरिटीज गिवन इन 11(5). वहां इन्होंने एक सिक्योरिटी और ऐड की है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं in the equity share capital of bonds or debentures of a company which is engaged in operations of retail payment systems, digital payment settlement or similar activities in India or abroad, and also approved by the RBI, और जिसका at least 51% shares are held by National Payment Corporation of India, तो ये भी एलिजिबल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। यानी एक चैरिटेबल ट्रस्ट अगर 85% जो एक्यूमुलेट करती है उसे इन्वेस्ट कर देती है इक्विटी शेयर्स में या बॉन्ड्स डिबेंचर्स में, किसके? एक ऐसी कंपनी जिसका ऑपरेशंस है रिटेल पेमेंट सिस्टम्स, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया अब्रॉड, जो अप्रूव बाय RBI है, और जिसके 51% ऑफ मोर शेयर्स आर हेल्ड बाय दिस गवर्नमेंट अथॉरिटी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो वो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी 11(5). एक हमने सेक्शन किया था 194(N), जहां आप 1 करोड़ से ऊपर कैश विड्रॉवल करते हैं फ्रॉम 1 or more अकाउंट्स इन द सेम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, तो आपका 2% TDS कटेगा। बट वहां एग्जेम्पशन थी, अगर कैश गवर्नमेंट विड्रॉ करती है तो 194(N) नहीं लगता,
अगर बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव बैंक विड्रॉ करता है तो 194N नहीं लगता। अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट विड्रॉ करता है तो सेक्शन नहीं लगता। एटीएम ऑपरेटर विड्रॉ करता है तो सेक्शन नहीं लगता। और कुछ लोग जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उन पर 145N नहीं लगेगा। आपको याद होगा इन्होंने नोटिफाई किए थे 3 लोग। एक, जो ऑथराइज डीलर फॉरेन करेंसी बेचता खरीदता है, मनी चेंजर्स। उसके बाद जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमेटी थी, एग्रीकल्चर कमेटी, स्टेट कमेटी, उसके एजेंट कैश विड्रॉ करते हैं तो यह सेक्शन नहीं लगता। और एक हमने किया था जो कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज होती हैं या जो फ्रेंचाइजीज होते हैं एटीएम ऑपरेटर्स के, वो कैश विड्रॉ करते हैं तो सेक्शन नहीं लगता। अब रूल यह आया है इन सभी केसेस में 3, 4, 5, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट विड्रॉ करता है अब 1 करोड़, एटीएम ऑपरेटर विड्रॉ करता है मोर देन 1 करोड़, या जो 3 नोटिफिकेशन थी उसमें विड्रॉ करते हैं मोर देन 1 करोड़, तो ठीक है आपका टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन जो आपकी क्वार्टरली रिटर्न जाएगी उसमें ये पूरी डिटेल्स जाएंगी। 1 and 2 कवर क्यों नहीं किया है? 1 is गवर्नमेंट, 2 is बैंकिंग कंपनी विच इज नॉर्मली कंट्रोल्ड बाय द बैंक, बाय द गवर्नमेंट। सो 1, 2 छोड़कर 3, 4 और 5 में जो 3 नोटिफाइड पर्सन थे, अगर वो कैश विड्रॉ करते हैं अबव 1 करोड़, उनका टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन जो क्वार्टरली रिटर्न जाएगी उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी किसने, जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, उसका नाम, पैन नंबर, कितना कैश विड्रॉ किया और क्यों आपने टीडीएस नहीं काटा। सो इन सब की आपको डिटेल देनी पड़ेगी। एक हमने 194M किया था कि जहां पर 194C कॉन्ट्रैक्ट, 194H कमीशन, 194J प्रोफेशनल फीस, वहां अगर टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर 2 रीजंस। 1, आइदर द 2 रीजंस। 1 कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में इंडिविजुअल का टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा था, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कर रहा है, प्रोफेशनल पेमेंट कर रहा है फॉर पर्सनल पर्पसेस, तो टीडीएस नहीं काटना होता था। 194M लाया गया था कि अगर 194C, 194H, 194J में रिक्वायरमेंट नहीं है बट 50 लाख से ऊपर पेमेंट करता है ये इंडिविजुअल एचयूए, तो उसे 5% टीडीएस काटना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया है कि ये जो 194M में टीडीएस काटेगा इंडिविजुअल, नॉर्मली ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा। तो एक हमने सेक्शन किया था ना 194IA, जहां 50 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी बिकती है तो बायर 1% टीडीएस काटता है, वैसा ही रूल यहां पर ले आए कि जो पर्सन 194M में टीडीएस काटेगा तो जिस मंथ में काटेगा उस मंथ को छोड़ दीजिए, उसके नेक्स्ट मंथ के 30 डेज के अंदर उसे टीडीएस जमा करना पड़ेगा। और टीडीएस जो जमा करेगा वो एक चालान कम स्टेटमेंट है फॉर्म 26QD में, उसमें जमा करना है आपने। सो एज पर द अमेंडमेंट द पर्सन deducting the tax as per provisions of 194M shall pay the same to the credit of the central government within 30 days, कब से? from the end of the month in which deduction is made, and it should be accompanied by a चालान कम statement in form 26UD। तो यहां पर आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो चालान कम स्टेटमेंट है वो फाइल कर दीजिए। कब फाइल करेंगे? जैसे कि आपने
फरवरी के महीने में काटा, फरवरी 20 में, एंड ऑफ द मंथ फरवरी, उसके 30 दिन 30 मार्च तक आप चालान कम स्टेटमेंट जमा कर दीजिए, आपको कोई क्वार्टरली रिटर्न नहीं फाइल करनी, एंड विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट उसको जो फॉर्म 16D है टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट डिडक्टी को फर्निश करना पड़ेगा। सो इन माई एग्जाम्पल, सपोज मैंने 10 फरवरी 20 को टीडीएस काटा 194M में, तो अब मुझे यह जमा करना है 30 मार्च 20 तक इन चालान कम स्टेटमेंट इन फॉर्म 26 QD, और इसके विद इन 15 डेज यानी 14 अप्रैल तक मुझे फॉर्म 16D में टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है। ये रूल इंपॉर्टेंट है। एक हमने सेक्शन 269 SU किया था कि अगर आपकी पिछले साल में टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है तो करंट ईयर में आपको कुछ प्रिस्क्राइब पेमेंट एप्स लगाने पड़ेंगे और कस्टमर्स को फैसिलिटी देनी पड़ेगी कि इन एप्स के थ्रू पेमेंट करिए। ये एप्स नोटिफाई हो गए हैं। डेबिट कार्ड पावर्ड बाय रुपे, यूपीआई भीम यूपीआई, यूपीआई क्यूआर कोड, भीम यूपीआई क्यूआर कोड। तो अगर आपकी पिछले साल में टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर थी तो आपको ये पेमेंट एप्स की फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को देनी पड़ेगी। और ये अमेंडमेंट आई थी 1/11/20 से। बट अगर आप देखें ये जो नोटिफिकेशन आ रही है प्रिस्क्राइब एप्स की आ रही है 30/12/19 को। अब बताइए कोई बंदा 1/11/19 थी, सॉरी 1/11/19 से अमेंडमेंट थी है। तो हाउ कैन व्हेन द नोटिफिकेशन हैज कम ऑन 31/12/19 हाउ कैन आई इंस्टॉल द एप्स ऑन दिस डेट? अभी देखते हैं। अगर ये एप्स इंस्टॉल नहीं करेंगे आप, ये देखिए 1/11/19 अमेंडमेंट आई थी, तो पेनल्टी है आपकी 5,000 रुपीज पर डे, 5,000 रुपीज पर डे। अब इन्होंने एक सर्कुलर निकाला जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। ये पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं 31 जनवरी तक, नो पेनल्टी। तो ये पेनल्टी 5,000 पर डे की नहीं लगेगी अगर ये एप्स इंस्टॉल कर लेते हैं ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2020। एक और इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जहां ये कह रहे हैं कि अगर B2B बिजनेस कर रहे हैं, अगर B2B बिजनेस है, उस केस में आपको ये एप्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर B2C है तो एप्स लगाना मैंडेटरी है अगर पिछले साल में टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर थी। बट बोर्ड का सर्कुलर देखिए, इट इज hereby clarified that provisions of 216 SU shall not be applicable to specified person having only B2B transactions, that is, no transactions with retail customer or consumers. और B2B कब मानेंगे हम? If at least 95% of the aggregate of all amounts received during the previous year, including amount received from sales, turnover, etc., are by any mode other than cash. So rule 10DA ये रेलेवेंट है अगर आपने पेपर 6 ही कर रहे हैं। अगर पेपर 6 ही कर रहे हैं तभी रेलेवेंट है ये। अगर सिर्फ पेपर 7 है तो मत करिएगा। जो पेपर 6 ही उनके लिए मैं कराता हूं, ये क्या है?
Rule 10DA, which prescribes the requisite information to be furnished in prescribed form, master file. तो जो लोग पेपर 6C करें, आपको मालूम है मुझे लोकल फाइल्स मेंटेन करनी होती है, मास्टर फाइल मेंटेन करनी होती है और CBC रिपोर्ट देनी होती है। मास्टर फाइल में थ्रेशोल्ड्स थी, सो मास्टर फाइल आपको रखनी होती है सब्जेक्ट टू थ्रेशोल्ड्स ऑफ द कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू एंड द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। वहां पर थोड़ी सी अमेंडमेंट आई है। As per Rule 10DA, Part B of master file shall be furnished where conditions mentioned in sub-rule 1 are satisfied. One of the conditions is that the consolidated group revenue of the international group should exceed INR 500 करोड़। बट ये क्लियर नहीं था ये 500 करोड़ मैं कैसे निकालूंगा। However, prior to amendment in Rule 10DA, it was not clear as to which rate of conversion shall be used if consolidated group revenue is available in foreign currency. क्योंकि मेरे ग्रुप में एक फ्रांस की कंपनी है, एक यूएस की कंपनी है, एक यूके कंपनी है, उन सब के रेवेन्यूज डॉलर्स पाउंड्स में आ रहे हैं। लॉ कहता है मास्टर फाइल आपको रखनी है अगर कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू एक्सीड 500 करोड़। अब ये में जो रेवेन्यूज आ रहे हैं डॉलर्स में, पाउंड्स में, इसको किस रेट पे कन्वर्ट करूं? द अमेंडमेंट इन रूल 10D accordingly provides that such rate of exchange shall be the telegraphic transfer buying rate TTBR on the last day of the accounting year, that is the year for which the accounts are prepared by the entity as per the reporting standards applicable. तो हमने किया था ना पेपर 6C में कि आपको अकाउंट्स बनाते हुए हैं अकाउंटिंग ईयर के, टेकिंग इनटू अकाउंट द वेरियस ग्रुप्स, इंटरनेशनल ग्रुप्स। तो जो लास्ट डे ऑफ द ईयर है उस अकाउंटिंग ईयर का, उस दिन जो टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट है उस पर आप कन्वर्जन्स करेंगे। ये जो है टाइम लिमिट फॉर रिपेट्रिएशन ऑफ एक्सेस मनी, ये मैं अपने पहले वाले YouTube लेक्चर में डाल चुका हूं, उसे देख लीजिएगा। 56(2)(10) जहां इमूल प्रॉपर्टी मिलती है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाती है। ये भी हम नोटिफिकेशन कर चुके हैं, समरी के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है कि दिल्ली में आपके पास अनऑथराइज कॉलोनी थी, उसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर दिया, तो 56(2)(10) नहीं लगेगा। दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा आप इधर उधर ना भटके। जो मेरा इससे पहले वाला YouTube लेक्चर है वो प्लस आज का लेक्चर, जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं, आई थिंक 22 पेज में है, ट्वेंटी 24 पेजेस हैं शायद। मुझे तो कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना आता। एक मिनट सुपर करेंगे, हो गया 24 पेजेस। सो 24 पेजेस अवेलेबल होंगे हमारी वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर भी अवेलेबल होंगे। इस YouTube में भी हम कुछ लिंक डाल देंगे। आई लास्ट माई टेक्निकल पर्सन हाउ टू डू इट, हिल डू इट। तो ये 24 पेज कर लीजिए आप, प्लस जो इससे पहले मेरा YouTube लेक्चर है जहां मैंने सर्टेन कंसेप्ट्स रिलेटेड टू ICI इस तरह से कुछ किया हुआ है, वो कर लीजिए। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आपने जो मॉड्यूल्स किए थे वो काफी हैं। जो इस बार इंस्टीट्यूट ने RTP में MCQs दिए हैं उन्हें कर लीजिए, उसमें कुछ है नहीं। करेंगे टाइम खराब करेंगे। सिर्फ आपको आराम से बैठ का कंसेप्ट अप्लाई करना है और सिर्फ आई थिंक 4 और 5 न्यू MCQs है, बाकी सारा पुराना ही है, नथिंग न्यू इट। और जो बाकी भी क्वेश्चंस RTP में वो सारे पास्ट के क्वेश्चन से दिए हुए हैं और आप लोगों ने पास्ट के क्वेश्चंस 1990 ऑनवर्ड्स किए हुए हैं, तो आपको जरूरत नहीं करने की। सो दोस्तों आज हम व्हाट्स द डेट टुडे, 19 सितंबर। इस महीने में 12 दिन बचे हुए हैं। अक्टूबर में 31 दिन है।
कितने हो गए, 12 और 31, 43 डेज। मैं हमेशा कहता हूं महाभारत वॉज फॉट इन 18 डेज। एक बहुत बड़ा युद्ध महाभारत लड़ा गया था 18 दिन में। 18 दिन में प्रिपरेशन भी हो गई थी, लड़ाई भी हो गई थी, युद्ध समाप्ति हो गया था। तो आपके पास तो 2 से ज्यादा महाभारत लड़ने के लिए लड़िए और विजयी होकर निकलेंगे। अपने आप को मैं श्री कृष्ण तो नहीं बोल सकता, हां आपका सारथी जरूर हूं, आपके रथ का सारथी मैं हूं। मैंने कहा मैं कृष्ण नहीं हूं, ना ही उनके लाइक, मतलब आई कैन नॉट कंपेयर माई सेल्फ विद हिम, सो आई एम ए वेरी स्मॉल एंटिटी। बट आप इस युद्ध के अर्जुन आप हैं, सारथी मैं ही रहूंगा आपके साथ, आपके ये मॉड्यूल्स रहेंगे और युद्ध आपने जीतना है। अपने कर्म करिए, जैसे भगवत गीता में भी लिखा है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। आपने कर्म अच्छे किए हैं, भगवान आपके साथ है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सक्सेस in the examination, in the results, and in the life. Thank you very much.